हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस बायो क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज अपन जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर आरपीएससी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कॉलेज लेक्चरशिप में प्रीवियस जो अपना एग्जाम हुआ था उसके अपन जेनेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा और अदर ऑप्शन जो राइट नहीं हो सकते वो कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं या क्या फिनोमिनन उनके पीछे होता है, क्लियर है, या फिर क्या रीजन है कि वो ऑप्शन राइट नहीं है, क्लियर है। तो अपन इसका डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं जेनेटिक्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर है। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं आरपीएससी ने इस पेपर को सेकंड पेपर में रखा हुआ था, इस यूनिट को, जेनेटिक्स वाले यूनिट को सेकंड पेपर में कंसीडर कर रखा था। अभी उन्होंने सिलेबस में जो चेंजमेंट किया है तो जेनेटिक्स को फर्स्ट पेपर में रख दिया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने जाओगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको सेकंड यूनिट में सेकंड पेपर में मिलेगा और ये क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्टिंग है जेनेटिक्स के क्वेश्चनों की, क्लियर है। ये मैं और आपको बता देता हूं, 45 से फिर आपको कंटिन्यू जेनेटिक्स के क्वेश्चन ही मिलेंगे। पेपर सेकंड देखना है आपको, क्लियर है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपी में भी अभी होना है, गुजरात में भी होना है कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम, क्लियर है। उसके अलावा जो अपना सीएसआईआर डीबीटी, सीएसआईआर में बी पार्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। डीबीटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीएमआर, आप कोई पीएचडी एंट्रेंस देने जाएंगे, एमएससी एंट्रेंस देने जाएंगे, सब जगह पे पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो सभी का लेवल यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये लेक्चर को देखते हुए चलना है, क्लियर है। ये देखो अपन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या बोल के जा रही है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इन एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप, इंडिविजुअल का जीनोटाइप ये दे दिया है। देखो मेरे को जो क्वेश्चन मिला है उसमें इस स्मॉल बी की जगह स्मॉल ए है, बट ये रॉन्ग होगा, क्लियर है। मैंने आरपीएससी की साइट से ही वैसे डाउनलोड किया था। आई थिंक ये लिख दिया होगा, गलती से आ गया होगा, क्लियर है। मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, मिस टाइपिंग जिसको अपन बोलते हैं, क्लियर है। तो अपने ये भाई स्मॉल ए हो ही नहीं सकता, ये क्लियर है। अब मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील आपको वेरी फर्स्ट क्लास में ही आई थिंक बता दिया था जेनेटिक्स की अपनी, जो आप चाहो तो चैनल पे जा सकते हैं। चैनल पे जाके मैंने जेनेटिक्स की कंप्लीट लेक्चर सीरीज ही बना रखी है जेनेटिक्स की, क्लियर है। तो वहां पे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था बहुत ही अच्छे से एलील का, क्लियर है। तो कैपिटल ए स्मॉल, इस कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए नहीं आ सकता, स्मॉल बी ही आएगा, क्लियर है। तो ये करेक्शन है। विल प्रोड्यूस यानी कि क्या प्रोड्यूस करके उसने आगे बता दिया है कि ऑप्शन दे दिए हैं, क्लियर है। ये जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल, और आगे वो पूछ रहा है 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, ऑल गैमीट्स ऑफ द सेम टाइप, 4 टाइप ऑफ गैमीट्स। इसका मतलब क्या है, अब उसने पूछा नहीं पहले कि क्या, बस उसने दे दिया जीनोटाइप। अब अपने को ऑप्शन से पता लगाना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ये जीनोटाइप देके अपने को ऑप्शन से पता चला है कि वो ये जीनोटाइप देके पूछना चाह रहा है कि ये जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है। क्या मैंने आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का पढ़ाया था, उस वीडियो के लास्ट सीट में जाके मैंने आपको, ऑलमोस्ट लास्ट में जाके, क्या मैंने आपको 2 की पावर n रूल बताया था नंबर ऑफ डिफरेंट गैमीट्स के लिए, नंबर ऑफ डिफरेंट गैमीट्स, क्लियर है, के लिए मैंने क्या ये रूल बताया था आपको। यहां पे मैंने n इक्वल टू क्या बताया था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, अरे हेट्रोजाइगस की होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। लास्ट वाले लेक्चर में भी अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कशन किए थे सीएसआईआर में आए हुए, वहां पे भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे, क्लियर है सभी को। तो यहां पे n यानी कि हेट्रोजाइगस का नंबर अपना अगर मैं लिख दूं तो किससे पूछ रहा है वो, इससे पूछ रहा है, क्लियर है। ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कितने हो गए हैं, 3, क्लियर है। तो 2 की पावर 3 अपन करेंगे तो 6 आएगा कि क्या आएगा, 6 नहीं आएगा, कभी भी 8 आएगा, क्लियर है। तो ये इस जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल 8 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। ये गैमीट फॉर्मेशन भी मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, क्लियर है। उसके अलावा मैंने ट्रिक भी बता दी थी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन या 2 जीनोटाइप देके पूछ लिया जाए, तो आप जाके देख सकते हो, क्लियर है। और अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देखने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, 8 ही बन सकते हैं, अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा और क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ऑल गैमीट्स ऑफ द सेम टाइप। वो बोल रहा है कि जितने भी गैमीट्स बनेंगे वो सेम टाइप के बनेंगे। सेम टाइप के गैमीट्स कभी भी नहीं बनेंगे। सेम टाइप के गैमीट्स तो कब बनते, जब ये सभी होमोजाइगस कंडीशन में, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, या फिर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, क्लियर है। ये मैं स्मॉल सी लिख रहा हूं, या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल सी, लाइक
कोई भी यानी कि तीनों के तीनों जीन होमोजाइगस कंडीशन में होते तो सभी अपने गैमेट्स जो हैं सेम टाइप के बनते। क्यों? क्योंकि सभी अगर होमोजाइगस कंडीशन में होते तो हेट्रोजाइगस n की वैल्यू क्या हो जाती? 0, और 2 की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता है। अरे मैंने बताया था किसी भी पावर 0 का मतलब 1। तो होमोजाइगस कंडीशन होती तो अपना ये वाला हो सकता था। आ रहा है सभी को समझ में? होमोजाइगस कंडीशन है नहीं, तीनों जीन को इसने हेट्रोजाइगस कंडीशन में लेके बता दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 4 टाइप ऑफ गैमेट्स। 4 टाइप के नहीं भैया, 8 टाइप के बनेंगे। आ रहा है समझ में? 4 टाइप के बन ही नहीं रहे। आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? 4 गैमेट्स ऑफ 1 टाइप एंड रिमेनिंग गैमेट्स ऑफ सेकंड टाइप। वो बोल रहा है कि 8 गैमेट्स तो बनेंगे लेकिन 4 गैमेट्स एक जैसे बनेंगे और 4 गैमेट्स एक जैसे बनेंगे। या फिर वो बोल रहा है 4 गैमेट्स एक टाइप के बनेंगे और रिमेनिंग जितने भी बच गए, वो उसने 4 को तो उसने स्पेसिफाई कर दिया, ये लिख रखा, लेकिन सेकंड को उसने स्पेसिफाई भी नहीं किया है। वो बोल रहा है कि जितने भी बनेंगे वो एक टाइप के होंगे, लेकिन ऐसा है ही नहीं। आ रहा है समझ में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ऑप्शन पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 4 एक टाइप के रिमेनिंग एक टाइप के, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 डिफरेंट टाइप के बनेंगे, कोई भी उन 8 में से सेम नहीं होगा। सेम होगा तो अपन डिफरेंट टाइप के बोलेंगे ही क्यों फिर उनको? आ रहा है समझ में? अगर सेम हो गए तो फिर डिफरेंट टाइप के अपन बोल के क्यों जा रहे हैं? क्लियर है? ये सभी के समझ में आ गया? तो मैंने पहले भी एक लेक्चर इसके लिए रिलीज कर दिया है, अपने यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। क्लियर है? अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये देखिए अभी अपन ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखिए, एन एलील इज डोमिनेंट। देखो मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव का फंडा आपको बहुत इजीली क्लियर कर दिया है मेंडेलियन जेनेटिक्स में। क्लियर है? ये देखो डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस इन, ये कब एक्सप्रेस हो कि ये डोमिनेंट अपन उसको बोल लें। क्लियर है? ये पूछना चाह रहा है बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट। ठीक है साहब? सेकंड जनरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। आ रहा है समझ में? ये तो मतलब की बात है नहीं, बेमतलब की बात हो गई। क्लियर है? हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन, यस हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में होता है, और होमोजाइगस कॉम्बिनेशन नहीं। अब मैंने आपको क्या स्मॉल टी क्या ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है? क्लियर है? क्या बताओ ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है, नहीं है डोमिनेंट। क्लियर है? तो देखो अपना फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है? वो बोल रहा है कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। देखो हेट्रोजाइगस में होना ही चाहिए, वहीं से अपन डोमिनेंट का पता लगा पाते हैं। क्लियर है? मैंने कहा था हेट्रोजाइगस कंडीशन में जिस भी एलील का अपने को फिनोटाइप मिलेगा वही एलील क्या है बताओ? डोमिनेंट है। ये बात मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बोल ली है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एलील जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, करेगा। आ रहा है समझ में? लाइक देखो क्या मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा? टोल। बट जब क्या ये अब देखो डोमिनेंट कौन है? टी ओवर कैपिटल टी ओवर स्मॉल टी। बट क्या जब कैपिटल टी आएगा तो ये क्या अपना फिनोटाइप शो नहीं करेगा? करेगा। क्लियर है? तो देखो यहां पे ये कंफ्यूजिंग है कि सर इसको लगाएं टिक कि इस हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन को लगाएं। क्लियर है? देखो अगर आपको बोथ बोल दिया है, यहां पे कुछ और ऑप्शन देके रखता ना, देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी। अगर यहां पे कुछ और अगर वो कर देता कि F2 के 3 में जाके वो या F3 जनरेशन में जाके जैसे इसमें लिखा है ना, तो अपना ये आंसर करेक्ट हो जाता। मैं आपको वापस से बता देता हूं, कभी पूछ लिया जाए ये स्टेटमेंट नहीं हो तो फिर परेशान हो जाओ कि ये बता दिया गया था। क्लियर है सभी को? इसका मतलब क्या है कि अगर कभी ये ऑप्शन नहीं दिया हो और ये ऑप्शन हो और इसकी जगह ऐसे 3rd जनरेशन या कुछ लिख दे तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बट अभी इस कंडीशन में कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि वो होमोजाइगस में भी अपना इफेक्ट शो करके जाता है। सेकंड का कोई मतलब है नहीं। थर्ड हेट्रोजाइगस में होता है बट इसके कंपैरिजन में ये अपना आंसर ज्यादा सही है। क्लियर है? होमोजाइगस से तो आप पता लगा ही नहीं सकते ना। स्मॉल टी ये अपना इफेक्ट लेके जाएगा क्या? ड्वार्फ का। क्लियर है? और कैपिटल टी ये अपना देके जाएगा कौन सा बताओ? टॉल का। तो यानी कि वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में ही अपना इफेक्ट देके जाना चाहिए। तो अपना फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? गुड। ये देखिए अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्लियर है? क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, द जीन लिंकेज किसके ऊपर बोल रहा है बताओ? लिंकेज के ऊपर बोल रहा है। देखो लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जस्ट उल्टा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो क्या होता है कि ये दो होमोलोगस क्रोमोजोम है, सपोज ये दोनों फर्स्ट है और ये दोनों सेकंड क्रोमोजोम है। क्लियर है?
तो अगर ए जीन यहां लोकेटेड है, इसका दूसरा कोई भी फॉर्म एलिलिक फॉर्म सपोज, और दूसरा बी जीन यहां लोकेटेड है दूसरे क्रोमोसोम पे, लिंकेज में जस्ट क्या होता है, दोनों एक ही क्रोमोसोम पे होंगे। क्लियर है? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। जस्ट मैं ये रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं कैपिटल स्मॉल। लेकिन ए एंड बी जीन की अगर मैं बात करूं, जीन और एलील में गैप है ना, सभी को पता है, वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। तो कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों एक ही क्रोमोसोम पे है। सपोज अब ये कोई ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट क्रोमोसोम है, सपोज मैं बोल के जा रहा हूं, मैंने फिक्स नहीं किया कि किसी में ऐसा होता है, बट समझाने के लिए यहां पे क्या है बताओ, ए एंड बी जीन के बीच में क्या है बताओ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहां पे क्या है बताओ, लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है रे? अरे लिंकेज का मतलब वो लिंक हैं, एक ही जगह पे हैं। शादी के बाद में ए और बी लिंक हो गए हैं। अरे शादी का जो गठजोड़ा होता है ना अपना, शादी का गठजोड़ा जस्ट वैसे ही है। देखो एक ही लाइन पे आ गए हैं, वो गठजोड़े को लेके एक ही लाइन पे चलते रहते हैं ना, जस्ट ऐसे ही। क्लियर है? और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लियर है? लिंकेज का अपना लेक्चर अभी आएगा, अपन देखते हैं क्या बोल के जा रहा है। द जीन लिंकेज मिनिमाइज द चांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो ये जीन लिंकेज है ये फॉलोइंग में से किसके चांस को मिनिमाइज कर देता है। अब देखो सिंपल सी बात है, जीन लिंक हो गए हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? अपन क्वेश्चन देखते हैं, वो बोल रहा है असॉर्टमेंट। अब देखो असॉर्टमेंट तो होता है नेक्स्ट जनरेशन में जाना, अब वो नेक्स्ट जनरेशन में इसने क्या टर्म यूज में नहीं ली है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूज में नहीं लिया है, इंडिपेंडेंट टर्म यूज में नहीं लिया है। तो अब ये अपना आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर है? ओनली क्या टर्म यूज में लिए, असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूज में नहीं लिया है। असॉर्टमेंट तो जस्ट नेक्स्ट जनरेशन में किसी भी जीन या एलील का असॉर्ट होके जाना होता है। क्लियर है? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट अगर वो बोल के जाता तो अपन मानते, तो उसने ये वाली टर्म यूज में नहीं ली। कौन सी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आंसर नहीं हो सकता। क्रॉस ओवर, यस। अगर देखिए लिंकेज जितनी ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर, क्लियर है, क्रॉसिंग ओवर क्या होगा बताओ, क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम हो जाएगा। अगर लिंकेज क्या है बताओ ज्यादा, तो क्रॉसिंग ओवर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि लिंकेज ज्यादा का मतलब अगर ये दोनों जीन बिल्कुल पास पास हैं, अगर दूर दूर होंगे तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे। आपने पढ़ा होगा ना, अपन देखेंगे अभी डिटेल में अगले वाले लेक्चर में। क्लियर है? तो वो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर लिंकेज मैक्सिमम है, लिंकेज कम होगी, यानी कि एक जीन पे, एक क्रोमोसोम पे तो दो जीन लोकेटेड हैं बट डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बट उसने क्रॉस ओवर बोला है, सिंपल क्रॉस ओवर टर्म यूज में लिए, वापस से क्रॉसिंग ओवर टर्म यूज में नहीं लिए। क्लियर है? वो सिंपल क्रॉस ओवर बोल के जा रहा है। अपन उस फिनोमिनन को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, इस वाले फिनोमिनन को अपन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, सिर्फ असॉर्टमेंट नहीं। यहां पे बोल रहा है रिकॉम्बिनेशन। फोर्थ ऑप्शन और देखो साहब, सेग्रीगेशन। इसका तो सेग्रीगेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पे। क्लियर है? ये तीनों टर्म यहां पे कंफ्यूज कर रही हैं। मैं आपको वापस बता देता हूं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। देखो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन तो वो एक साथ में यूज में ले भी नहीं सकता है, क्रॉस ओवर बोलते हैं इसीलिए। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। देखो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, सपोज यहां क्रॉसिंग ओवर हो जाता, यहां क्रॉसिंग ओवर हो जाता, तो अभी अपने पास क्या एक गैमीट क्या बनता है, यहां से तो कैपिटल ए कैपिटल बी एंड यहां से स्मॉल ए स्मॉल बी। बट क्रॉसिंग ओवर से क्या मिल जाता है बताओ, कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरा क्या मिल जाता है क्रॉसिंग ओवर से, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये मिल जाता है क्रॉसिंग ओवर से। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है या रिकॉम्बिनेंट गैमीट है। क्लियर है? तो रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उसने क्रॉस ओवर सिंपल बोला है, क्रॉसिंग ओवर टर्म यूज में नहीं लिए। सेकंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन यहां पे उसने बोल दिया है। तो क्या हो जाएगा बताओ, रिकॉम्बिनेशन। अगर लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? या मिनिमाइज कर देगा कौन, लिंकेज। क्लियर है? अगर लिंकेज जितनी ज्यादा है, क्लियर है, लिंकेज ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम और रिकॉम्बिनेशन भी कम हो जाएगा। ये वाली बात आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगर यहां पे क्रॉसिंग ओवर भी हो, यहां पे रिकॉम्बिनेशन भी हो और ऑप्शन एक आ जाए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आप आंख बंद करके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे टिक कर सकते हैं। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन तो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस ज्यादा कम पे ज्यादा कम होगा, बट होगा जरूर। लेकिन अगर लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हो ही नहीं सकता है। आ रहा है समझ में? अगर लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो ही नहीं सकता है। एक स्पेशल केस है बस कि जीन्स के बीच में
50 सेंटीमोर्गन से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा डिस्टेंस हो गई तो वो वापस से कैसे बिहेव करेंगे जीन? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह ही बिहेव करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखा दिख जाता है, फिर चाहे क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन सब रहे, ये फिनोमिनन होते हैं लिंकेज के केस में, फिर भी कम हो या ज्यादा हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिल्कुल अवॉइड हो जाता है। देखो ना, दोनों अलग अलग फिनोमिनन है। क्लियर है? तो अगर कहीं पे आपके पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है तो आप निडर होके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को टिक कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? ये देखिए, अभी अपन ये क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन वापस से भी आ सकता है सेम एग्जाम में, CSIR DBT कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे अच्छे PhD एंट्रेंसेज में मैंने पहले भी ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं। क्लियर है? जस्ट डेटा चेंज हो जाता है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन सेम भी आ सकता है कहीं पे दोबारा रिपीट होके। क्लियर है? तो ये देखिए, CSIR DBT वगैरह वगैरह में भी आ सकता है। इन ए क्रॉस इन्वॉल्विंग म्यूटेंट जीन B and E इज डन 3% रिकॉम्बिनेंट आर ऑब्जर्व्ड, यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स का क्वेश्चन है, तो अपन यहां पे अलग से लिखते चलते हैं। B and E के बीच में वो कितनी बता रहा है बताओ? 3%। उसके बाद बोल रहा है व्हेन ए क्रॉस इन्वॉल्विंग म्यूटेंट जीन T and E इज डन 22% रिकॉम्बिनेंट्स आर ऑब्जर्व्ड, यानी कि T and E में वो कितनी देख रहा है? T and E में 22%। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? When a cross involving mutant gene B and T is done 10% recombinants। क्लियर है? B and T में वो कितना बोल रहा है बताओ? 10% recombinants वो बोल के जा रहा है। क्लियर है? What is the correct order of gene on the chromosome? देखो, क्रोमोजोम पे कौन सा 4 ऑप्शन दे दिए आपको, कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा अपना। क्लियर है सभी को? ये आपको प्रिडिक्ट करना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ तो मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है ना, कि अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? कम, और रिकॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ? रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। तो इसमें इट मींस लिंकेज ज्यादा का मतलब जीन पास पास होना। क्लियर है? देखो, 2 जीन अगर मैं आपको बोलूं कि A, B, C, D, इनमें से कौन ज्यादा पास पास है, तो A और B ज्यादा पास है। A और C के कंपैरिजन में, A और D के कंपैरिजन में, B एंड D के कंपैरिजन में और B ज्यादा पास है। क्लियर है? तो पास पास अगर ज्यादा है तो लिंकेज ज्यादा है, पास ज्यादा है तो लिंकेज ज्यादा है। तो क्रॉसिंग ओवर होने का फिनोमिनन क्या हो जाता है? कम। क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिनन कम हो गया तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। आ रहा है समझ में? सेम अगर मैं बोल दूं कि अगर लिंकेज क्या हो जाती है आपकी बताओ? लिंकेज कम हो जाती है तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा? ज्यादा, और रिकॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा बताओ? ज्यादा हो जाएगा। बस इस इंफॉर्मेशन पे तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो देखो, क्रोमोजोम के ऊपर जीन लोकेटेड होते हैं। इसके लिए सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले क्रोमोजोम ड्रॉ करो, उसमें आप ये देखो कि देखो, अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो लिंकेज कम है। लिंकेज कम का मतलब जीन दूर दूर होंगे। क्लियर है? तो देखो, रिकॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा कहां पे है? यहां पे है। कहां पे है बताओ? यहां पे है। तो आप टिक को एक साइड में लिख दो। देखो, ज्यादा है इसका मतलब लिंकेज कम, लिंकेज कम का मतलब वो दूर दूर है, और एक को अलग लिख दो। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे करने चाहिए कि या तो आप सबसे ज्यादा को कर लो या सबसे कम को। सबसे ज्यादा को करने से ज्यादा इजी रहता है। तो सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कहां पे है? T एंड E, दोनों को मैंने दूर दूर लिख दिया। अब देखिए, अब यहां पे सिर्फ 3 ही डेटा है, ज्यादा और डेटा होते और जीन होते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता था, लेकिन ये देखिए, अब वो B एंड E के बीच में 3%, यानी कि कम रिकॉम्बिनेशन है। कम रिकॉम्बिनेशन है इसका मतलब लिंकेज ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कम है इसका मतलब लिंकेज ज्यादा है। लिंकेज ज्यादा मतलब वो पास पास है। तो अब देखो, B E के ज्यादा पास है कि B T के ज्यादा पास है? B E के ज्यादा पास है, यानी कि B E के ज्यादा पास है। B E के ज्यादा पास है। T से तो क्या है? दूर है। बताओ, क्लियर है? T से क्या है? दूर है। तो ये देखिए, क्या ये यहां पे, अब ये देखिए, अब 22 बोल दिया है। अब B अपना क्या है बताओ? E के ज्यादा क्लोज है। तो अब देखो, ज्यादा क्लोज तो यहां भी हो सकता है, बट क्या यहां हो सकता है? देखो, अगर मैं इसको सपोज B को फिर मैं यहां लिख रहा हूं कि भाई ये पास, अब ये पास इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? बट फिर अगर आप B और T को देखोगे, B और T को जिसमें 10% रिकॉम्बिनेशन है, वो तो इससे भी ज्यादा दूर हो गए, 22 वाले से भी। इतना तो 22, इसका मतलब
और फिर अगर आप यहां लोकेटेड करोगे तो 22 से कुछ ज्यादा होना चाहिए था ना भाई। इन दोनों को तो आपने सेटिस्फाई कर दिया है, लोकेटेड कर दिया पास। अब ये पास इधर हो कि इधर हो ये पता लगाना है। तो अगर आपने सपोज इधर लिख दिया है तो ये तो 22 है, तो ये कंप्लीट तो 22 से कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन है कितना फिर इन दोनों के बीच में 10 है, फिर ये रेशियो गड़बड़ा जाएगा। तो साहब ये पास तो है बट ये पास इधर भी हो सकता है। अगर इधर पास हो जाए बी यहां से हट के, अगर बी इधर पास हो जाएगा तो क्या टी से भी थोड़ा, ये 22 से ये जो 22 अपने को दे रखा है किस किस के बीच में, टी एंड ई के बीच में, तो क्या 10 इन दोनों से थोड़ा आपको ये कम नजर आ रहा है कि ज्यादा नजर आ रहा है? अरे सिंपल सी बात है, कम नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है। तो क्या ये अपने क्लियर करके जा रहे हैं सभी डाउट्स? ये देखो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी बी ई, या फिर कभी कभी वो उल्टा भी दे देता है। देखो या तो टी बी ई या फिर ई बी टी, ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपको मिल जा रहे हैं तो दोनों ही राइट है। क्लियर है? ये दोनों ऑप्शन अगर आपको मिल रहे हैं तो ये दोनों ही क्या है बताओ, राइट। तो देखो अपने को क्या मिल रहा है, टी ई ये नहीं है, टी बी ई ये राइट हो जाएगा। क्या कोई और ऑप्शन भी है? बी नहीं, ये नहीं होगा, बी ये भी नहीं होगा। अब देखिए इन चारों में से कोई दो ऑप्शन तो सेम ही होंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना इस साइड से या इस साइड से एक ही बात है, अपन रीड आउट कर लेते हैं। देखो कैसे, जैसे ये मिला है टी ई बी, तो देखो क्या कहीं पे बी ई टी है, ये देखो बी ई टी ये रहा, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही हो गए डियर। क्लियर है? तो यहाँ पे काटा काटी का खेल भी चल सकता है, दो ऑप्शन तो आप बगैर देखे ही काट सकते हो। ये ट्रिक मैं बताऊंगा। क्लियर है? वीडियो लेक्चर जब अपना आएगा रिकॉम्बिनेशन से और लिंकेज से डिस्टेंस मैपिंग का, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, क्लियर है, लेक्चर सीरीज में, तो वो मैं आपको वहां से ये ट्रिक से ये ऑप्शन कट करना भी सिखाऊंगा। क्लियर है? बहुत जल्द आने वाला है। तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। अपन इधर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि फिर वो डिस्टेंस 22 से कुछ ज्यादा हो जाएगी, जो कि अपना जो क्वेश्चन है वो अलाउ करके नहीं जा रहा है। सिंपल सी बात है। क्लियर है बात सभी को? अगर नोट करना है ये सभी तो आप नोट कर लो। क्लियर है? ये देखिए अभी अपन ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यानी कि ये अपने को स्टेटमेंट रीड आउट करके और ये जो कोड दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग अपने को करेक्ट आंसर चूज करना है। क्लियर है सभी को? ये देखिए अपन देखते हुए चलते हैं। फेनोटाइप इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट। यस, फेनोटाइप अपन देख के बता सकते हैं कि वो टॉल है कि ड्वार्फ है, तो उस ट्रेट का क्या आ गया बताओ, एक्सप्रेशन आ गया। तो वो क्या है, फेनोटाइप। क्या ये फर्स्ट ऑप्शन सही है? यस। क्लियर है? जीनोटाइप कैन बी एसिरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर्स। यानी कि क्या जीनोटाइप को अपन एंसेस्टर या अपन बोले पेरेंट्स से अपन कैलकुलेट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, ये भी करेक्ट है भाई। अगर आपको पता चल जाए कि कैपिटल टी वाले का क्रॉस स्मॉल टी वाले से करवाए, तो क्या आपको पता है अभी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा नेक्स्ट जनरेशन में? यस। तो ये बात भी सही है। और अगर कुछ एक स्टूडेंटों को ऐसे ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं तो उसके सामने ऐसे कर दिया करो, या कोई भी एक आप क्या कर दो, मार्क कर दो कि इसको अपन देखेंगे, अभी समझ नहीं पड़ा है। क्लियर है? कुछ एक स्टूडेंटों की समझ नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे आओ, थर्ड, होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमीट्स। ये बात बिल्कुल ही रॉन्ग है, डाइजेस्ट ही नहीं हुई साहब। क्यों? अरे मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाया है उसमें मैंने बार बार बताया था कि होमोजाइगस का मतलब, वहां पे मैंने बताया था ए बी बी कैपिटल सी ये होमोजाइगस है। वही n की पावर 0, n की पावर 0 का मतलब 1, सॉरी 2 की पावर 0। क्लियर है? यहाँ पे n क्या हो जाएगा बताओ, n इज इक्वल टू 0। हिट्रोजाइगस होगा ही नहीं होमोजाइगस में, तो हिट्रोजाइगस नहीं होगा तो क्या डिफरेंट काइंड के गैमेट्स प्रोड्यूस कर पाएगा वो? नहीं, सिर्फ एक ही टाइप के कर पाएगा। तो क्या ये वाली बात आपको डाइजेस्ट हुई? होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट्स, यहां पे टू बोल दिया, कभी भी नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जेनेटिकली प्योर, वो बोल रहा है कि जेनेटिकली जो प्योर है, ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम इनब्रीडिंग आर कॉल्ड प्योर लाइन। प्योर लाइन ही रहेंगे भैया, आ रहा है समझ में? कैसे? क्योंकि वो बोल रहा है जेनेटिकली प्योर, ट्रू ब्रीडिंग, आ रहा है समझ? जेनेटिकली क्या है बताओ? प्योर है। तो आप मेरे को ये बात बताओ सिंपल सी कि जेनेटिकली प्योर का मतलब सपोज ये हो गया कि आपके पास कैपिटल टी आया है, आ रहा है समझ में? तो वो कहां से आ सकता है? कैपिटल टी आ रहा है समझ में? जस्ट लाइक ये हो गया कि ये भी क्या बनाएगा? कैपिटल टी, ये भी क्या बनाएगा? कैपिटल टी। ट्रू ब्रीडिंग है।
क्लियर है? हाँ, ये हमेशा ही आना चाहिए, लेकिन आ रहा है समझ में, हमेशा ही। अगर ये कभी ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कभी कभी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां से जब ये वाला गैमेट आएगा तो ये बनेगा, और स्मॉल टी वाला गैमेट आएगा तो ये बनेगा। यहां से अपन ने फिक्स सपोज कैपिटल टी कर दिया है। आ रहा है समझ में? तो ये हमेशा ही बनना चाहिए। आ रहा है समझ में? जेनेटिकली प्योर हमेशा ही होना चाहिए। क्लियर है ये बात सभी को? तो ये अपना ऑप्शन भी करेक्ट है। देखो कुल मिला के थर्ड ऑप्शन यहां पे रॉन्ग है। क्लियर है? और तीनों सही हैं। और वैसे भी अगर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, वैसे अपने को पता होना चाहिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में तो थर्ड वाला रॉन्ग है, तो आप इसी से आंसर दे सकते हो। थर्ड यहां आ रहा है तो ये सही नहीं हो सकता। थर्ड इसमें नहीं आ रहा है, देखेंगे अपन। थर्ड यहां आ रहा है, सही नहीं हो सकता। थर्ड यहां आ रहा है, सही नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड सही कभी भी हो ही नहीं सकता है। फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा इजीली। फर्स्ट वाला सिंपल फिनोटाइप बता दिया उसने, इसमें तो कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। सेकंड वाला भी इजी है, बट कुछ एक स्टूडेंटों को समझ नहीं पड़ता, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस टाइप से होगा। क्लियर है? बहुत से मेरे दोस्त हैं जो देने जा रहे हैं एग्जाम, तो आप बहुत ही सीरियसली लेके चलो। क्लियर है? अगर यहां से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो काटा पीटी से कर लो, आंसर आना चाहिए, वहां पे अपने को नंबर मिलना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लो, मैंने इसकी वीडियो लेक्चर सीरीज भी मैं डाल चुका हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जाके देख सकते हो। डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। क्लियर है? डेफिनेटली का मतलब क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग वहीं से आ जाएंगे। मैं कवर अप करता हुआ चल रहा हूं। अगर बाहर से आएगा तो आप मान के चलिए इतने बाहर से आएगा कि पता ही नहीं चल पाएगा। क्लियर है? आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, नोट कर लो। ये देखिए अभी अपन ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बेस है। क्लियर है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेल इनहेरिटेड हिज वाई क्रोमोजोम, यानी कि एक मेल अपना वाई क्रोमोजोम कहां से इनहेरिटेड करे? फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर इज, उसकी प्रोबेबिलिटी अपन को इनमें से बतानी। मैटरनल ग्रैंडफादर की बात करें तो अपन क्या हो जाएगा बताओ? नाना जी हो जाएंगे अपने। कौन हो जाएंगे बताओ? नाना जी। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है कि एक जो मेल है, मेल वो अपना वाई क्रोमोजोम अपने नाना से ले, तो नाना ने अपने जीन किसको दिए होंगे? नाना के पास कितने क्रोमोजोम है? एक्स एंड वाई। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? चलो नाना जी की बात कर रहा हूं। इसने अपने क्रोमोजोम किसको दिए होंगे? अपने बेटे एंड बेटी को। तो ये जिस भी बच्चे का ये नाना है, तो उस बच्चे का जिसका नाना है, तो क्या उसकी बेटी, क्लियर है, उसकी बेटी जो होगी या डॉटर अपन बोल सकते हैं, क्लियर है, जो डॉटर होगी भाई वही तो क्रॉस करेगी किसी मेल के साथ में। क्लियर है? और उसका ये बच्चा है। क्लियर है? बच्चा क्या लिया है उसने? मेल लिया है। तो मेल लिया तो क्या मैं एक्स वाई लूंगा? यस। क्लियर है? तो ये तो मामा हो गया। क्लियर है? मामा की तो बात ही अलग हो गई है यहां पे। तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये अपना वाई क्रोमोजोम यहां से लिया हो अपने नाना से, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है क्वेश्चन में। तो ये अपना वाई क्रोमोजोम किससे लेगा? मम्मी से कि पापा से? अरे मम्मी बोल रही मेरे पास तो मेरा वाई क्रोमोजोम है ही नहीं, मेरे पास तो दोनों एक्स होते हैं। अरे इसके पास तो दोनों कौन से क्रोमोजोम होंगे? एक्स एक्स। और इसके पास कौन सा होगा? एक्स वाई। इसने इसको क्या दिया? एक्स, और इसने क्या दिया है बताओ? वाई। और इसने अपना वाई क्रोमोजोम किससे लिया? अपने फादर। किससे लिया? अपने फादर से। क्या इससे लेगा? नहीं, ये ससुर है उसका, फादर इन लॉ। क्लियर है? तो क्या अपने फादर इन लॉ से ये वाई क्रोमोजोम लेगा? अरे फादर इन लॉ से तो कोई भी क्रोमोजोम नहीं लेगा, ये तो अपने मम्मी पापा से लेगा। क्लियर है? अपने फादर से लेगा एंड अपनी मदर से लेगा। अपने फादर से इसने कौन सा क्रोमोजोम लिया? वाई क्रोमोजोम। तो इस बच्चे ने अपना वाई क्रोमोजोम किसके साथ में पूछते तो प्रोबेबिलिटी कुछ हो सकती थी? अपने दादाजी के साथ में, ग्रैंडफादर के साथ में। किसके साथ में बताओ? ग्रैंडफादर के साथ में पूछते। बट नाना के साथ में पूछा है, तो नाना तो ये अपना वाई क्रोमोजोम तो इसको देके जाएगा, इसको तो एक्स देता है और ये इसको एक्स देगी। तो क्या नाना से कभी भी ये वाई क्रोमोजोम ले सकता है? नहीं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 100%? कभी भी नहीं साहब। 50% कभी भी नहीं। 100% देखो कब होगी? उसके फादर के साथ। डायरेक्ट उसके फादर से लेगा? यस, लेगा ही लेगा। क्लियर है? अगर उसके दादा के साथ आ जाए तो भी अपन बोल देंगे कि भाई दादा ने यहां वाई दिया और वो वाई आगे ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? 25% होगा? नहीं, 0%। क्या ले सकता है साहब? बिल्कुल भी नहीं ले सकता। कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बताओ? 0%। क्लियर है? यहां तक सभी को नोट कर लो। ये देखिए अभी अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है?
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द बेस सब्स्टिट्यूशन रिजल्टिंग इनटू म्यूटेशन इज, यानी कि म्यूटेशन में सबसे कॉमन कौन सा है। क्लियर है। ये देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, बेस इन्वर्जन, बेस डिलीशन, टोटोमेरिक शिफ्ट, एरर इन माइटोटिक डिवीजन, यानी कि क्रोमोजोमल एब्रेशन जिसको अपन बोल देते हैं। क्लियर है, क्या बोल देते हैं बताओ, क्रोमोजोमल एब्रेशन। बेस इन्वर्जन क्या होगा कि जस्ट अपना ए टी टी जी सी है तो इन्वर्ज हो जाए। क्लियर है, यहां का यहां और यहां का यहां हो जाए। क्लियर है। बेस डिलीशन क्या है, जैसे कि ए टी टी, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। क्लियर है, एडेनिन थाइमिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, ए टी टी सी जी टी, तो इसमें ये क्या हो जाए बताओ, यहां से गायब हो जाए। और टोटोमेरिक शिफ्ट, टोटोमेरिक शिफ्ट का मतलब क्या है कि बेस क्या करते लगते हैं, एनालॉग की तरह काम करने लगते हैं। जैसे कहीं से नाइट्रोजन गायब, NH2 गायब हो जाए या ऑक्सीजन गायब हो जाए तो आपस में एनालॉग की तरह काम करने लगते हैं। तो जस्ट लाइक एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करने की जगह वो ग्वानिन के साथ पेयरिंग करने लग जाए। नॉर्मली क्या होता है बताओ बताओ, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ काम करता है, बट वो क्या करने लग जाए बताओ, वो ग्वानिन के साथ और पेयरिंग करने लग जाए। तो क्या ये टोटोमेरिक शिफ्ट हो जाएगा? यस। तो इनके होने के चांसेस ज्यादा हैं। कंप्लीटली इन्वर्ज होना, कंप्लीटली बेस इन्वर्ज होना, या फिर कंप्लीटली गायब होना। आ रहा है समझ में? तो क्या आपने एरर प्रोन सिस्टम भी पढ़ा होगा रेप्लिकेशन में? वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। क्लियर है। और आप म्यूटेशन में डिटेल में पढ़ लोगे, कौन सा, टोटोमेरिक शिफ्ट, ये सभी पढ़ लोगे वैसे। क्लियर है। और नेक्स्ट क्या है, एरर इन माइटोटिक डिवीजन, इसके तो बहुत ही कम चांस है, सबसे कम चांस। आ रहा है समझ में? इससे क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, लाइक लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। आ रहा है समझ में? ये सभी सिंड्रोम इसी की वजह से हो जाते हैं कि उसमें कम या ज्यादा क्रोमोजोम हो जाए, तो जिसको अपन मोनोसोमी, न्यूलिसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी में कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा किसके फ्रीक्वेंट होने के चांस ज्यादा होंगे बताओ? इसके। क्यों? क्योंकि बस बेस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं ना, डिलीट एक की जगह थोड़ा दूसरा आ गया है, वहीं पे आया है लेकिन उसी जगह पे। तो इसमें तो क्या हो रहा है कि वो कंप्लीटली डिलीट हो जाए, इसमें क्या है, वो अपनी जगह। क्लियर है। बेस क्या हो जाए बताओ, इन्वर्ज हो जाए जस्ट। क्लियर है। और ये एरर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं। क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए अपन ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी दोबारा पूछा सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखो, द इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, कौन से क्रोमोजोम बोल के जा रहा है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, इज कॉल्ड या इज नोन एज, क्या बोल रहा है, इन्वर्जन, डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट ऑफ तो देखो, अगर मेरा ये फर्स्ट क्रोमोजोम है और ये भी फर्स्ट है, तो ये दोनों तो कैसे हो गए बताओ, होमोलोगस। कैसे हो गए, होमोलोगस। बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा एक क्रोमोजोम है फर्स्ट, और ये कौन सा क्रोमोजोम है बताओ मेरा, ये मेरा क्रोमोजोम है सपोज 7th नंबर का क्रोमोजोम है। क्लियर है। ये दोनों फर्स्ट हैं तो ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं। ये दोनों कैसे होंगे बताओ, होमोलोगस कि नॉन होमोलोगस? नॉन होमोलोगस। क्लियर है। ये कैसे होंगे, नॉन होमोलोगस। तो बोल रहे हैं इनके बीच में पार्ट चेंज हो जाए उसको क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे? बिल्कुल नहीं साहब। इन्वर्जन तो क्या होगा बताओ, इन्वर्जन सपोज मैं जीन लिखने जा रहा हूं ABCD, अगर ये पार्ट कट होके और यूं जस्ट रिवर्स हो जाए, कैसे, ऐसे हो जाए, ये वाला पार्ट जस्ट रिवर्स हो जाए, A फिर क्या आ जाए D, फिर C और फिर B, ये होगा साहब आपका इन्वर्जन। तो क्लियर है, ये इन्वर्जन होगा। वो क्या बोल रहा है, डिलीशन, अगर इसका कुछ पार्ट डिलीट हो जाए। क्लियर है। सपोज मैं नीचे वाले पे सेम लिख रहा हूं, स्मॉल से लिख रहा हूं, चलो स्मॉल सी स्मॉल डी, अगर ये पार्ट डिलीट हो जाए और सिर्फ ये पार्ट बचे, क्या, स्मॉल a और स्मॉल b, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये डिलीशन है। अरे ये क्या है बताओ, डिलीशन। और क्या बोल रहे हैं, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन कि जस्ट इसी का डुप्लीकेट हो जाए एक और। क्लियर है। ये देखो ऐसे, जैसे सपोज A B C D था और C और D उसी का होमोलोगस, या इसका कुछ पार्ट वहां चला गया, स्मॉल से स्मॉल d भी हो सकता है। क्लियर है। तो डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ही क्या है, ट्रांसलोकेशन का मतलब ही क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम का कुछ पार्ट, सपोज यहां पे था A B C D, अब यहां पे A B C D नहीं हो सकता है, सेम जीन नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग क्रोमोजोम है। तो सपोज मैं यहां लिख रहा हूं GHIJ, तो इसका ये पार्ट अगर यहां से यहां ट्रांसफर हो गया और क्या बन गया बताओ, ये पहले क्या था A B C D और क्या आ गया बताओ यहां से I और J।
तो ये दूसरे क्रोमोजोम का पार्ट है। कौन से क्रोमोजोम का? 7th का। और ये कौन सा क्रोमोजोम रहा? अपना फर्स्ट क्रोमोजोम रहा। तो इस फिनोमिनन को वो पूछ रहा है, क्या बोलते हैं बताओ अपन? ट्रांसलोकेशन। तो अपना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन। इस टॉपिक को अपन क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज जहां लेके चलेंगे, सेल डिवीजन में कहां पे जीन डुप्लीकेट होता है, कहां पे वापस से वो सेग्रीगेट हो जाता है, कहां पे क्रोमोजोम अलग अलग हो जाते हैं, कहां पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती है, कहां पे क्रोमोजोम नंबर डबल होते हैं, एन वैल्यू कहां डबल, सी वैल्यू कहां डबल, अगर नहीं हो पाते है, क्रोमोजोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो कौन सी एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी, उस टॉपिक में अपन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है? नोट कर लो। ये देखिए, अभी अपन ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यानी कि ये जो कोड्स दिए गए हैं अपने को इससे करेक्ट आंसर निकालना है। क्लियर है? इन दोनों को आपस में मैच करवाना है। तो ये क्या बोल रहे हैं? मोनोसोमी। तो मोनोसोमी क्या होती है बताओ आप? वन क्रोमोजोम एक्स्ट्रा की वन पेयर एक्स्ट्रा की वन क्रोमोजोम कम होना कि वन क्रोमोजोम पूरा पेयर ही गायब हो जाना। क्लियर है? देखो, मोनोसोमी में क्या होता है? वन क्रोमोजोम कम यानी कि लेस होना। क्लियर है? न्यूलिसोमी में पूरा पेयर गायब हो जाना। आ रहा है समझ में? ट्राइसोमी में वन क्रोमोजोम एक्स्ट्रा एंड टेट्रासोमी में वो पेयर एक्स्ट्रा हो जाता है। क्लियर है? पेयर का मतलब अगर 13 नंबर को लेके अगर टेट्रासोमी हुई है तो वो 13 नंबर का क्रोमोजोम उस सेल में 2 टाइम की जगह 4 टाइम्स मिलेगा आपको। क्लियर? मैंने फर्स्ट टाइम पे बताया भी था कि अगर ऐसा हो जाए, कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम ज्यादा या कम मिले, फर्स्ट लेक्चर जब मैंने जेनेटिक्स का लिया था तो उसमें बताया भी था कि अगर कंप्लीट सेट, अगर पूरा का पूरा सेट ही ज्यादा या कम हो रहा है तो प्लोइडी चेंज हो जाती है, ट्रिप्लोइडी टेट्राप्लोइडी सेल हो जाती है, या फिर गैमिट्स में अपना हैप्लोइडी मिलती है, नॉर्मली अपने को डिप्लोइडी मिलती है। अगर किसी पर्टिकुलर क्रोमोजोम को लेके हो जाए तो मैंने कहा था ना मोनिसोमी नोलिसोमी वगैरह वगैरह हो जाती है। क्लियर है? तो वही है जस्ट ये देखिए, मोनोसोमी क्या होगा इसका मतलब? देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं ये क्या होगा। वन क्रोमोजोम एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सिर्फ एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होना, ये क्या होगा बताओ? ट्राइसोमी। ये क्या होगा बताओ? ट्राइसोमी। वन क्रोमोजोम लेस देन द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, एक क्रोमोजोम कम होना, मोनोसोमी। मैंने आपको अभी बताया। फिर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? वन क्रोमोजोम पेयर एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, पूरा का पूरा पेयर एक्स्ट्रा हो गया, टेट्रासोमी साहब। अब लास्ट क्या बोल रहा है? वन क्रोमोजोम पेयर लेस देन द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पेयर का लेस होना अपना न्यूलिसोमी होगा। क्लियर है? तो अब कोड देखिए, यानी कि वो इस फॉर्म में पूछ रहा है, इसके साथ कौन सा कोड आएगा बताओ? अपना बी। तो बी कहां है? बी सिर्फ यहां है। चलो सभी मिला लेते हैं अपन। उसके बाद न्यूलिसोमी के बाद साथ क्या आएगा? डी। डी ठीक है। उसके बाद ट्राइसोमी के साथ ए। ए ठीक है। और टेट्रासोमी के साथ, तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सेकंड इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? गुड। अब अपन ये देखिए, तो ये सभी अपने क्लास से आने वाले हैं। पहले मैं कुछ क्लासेस ले चुका हूं जेनेटिक्स की। क्लियर है? तो आप टेलीग्राम ग्रुप हो रहा है, वहां पे भी मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं। पहले भी मैं काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूं। मेंडेलियन जेनेटिक्स अपने वहां लगभग कंप्लीट हो गई, उसके क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। तो वो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो लेक्चर है वो वहीं के क्वेश्चन सॉल्यूशन का है, CSIR और गेट में आए हुए। वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसी टाइप के हैं। कोई भी क्वेश्चन यहां पे रिपीट हो सकता है, या कोई भी टाइप का क्वेश्चन, टाइप का मींस अगर कुछ टाइप का क्वेश्चन यहां नहीं आए तो वहां पे कवर अप हो रहे हैं। क्लियर है? जैसे कि पेरेंट्स के जीनोटाइप देके प्रोजेनी के जीनोटाइप पूछने वाले, या फिर कितने टाइप के बन, या कौन सी प्रोजेनी का जीनोटाइप बन सकता है, मिल सकता है अपने को, पेरेंट्स का देके पूछ ले। तो वहां पे मैं पहले ही से जस्ट पहले वाली वीडियो करवा चुका हूं। तो आप वो वीडियो के क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर देख लेना। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ पाओ, कुछ एक जो कॉलेज लेक्चरर के मेरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको अगर टाइम नहीं मिले तो वो क्वेश्चन की वीडियो सीरीज जरूर देख लेना। उससे क्या होगा कि कोई क्वेश्चन वहां से आ रहा है ना उस टाइप का, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन की मारामारी है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप पूरी लेक्चर सीरीज ही देख लीजिए, जिससे आपकी जेनेटिक्स कंप्लीट कवर अप पे हो जाएगी। क्लियर है सभी को? नोट कर लो। ये देखिए, अभी अपन ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी लेक्चर में या इसी सॉल्यूशन के टाइम पीरियड में ही मैंने जो आपको पहले इंफॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे ही बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? गिवन द जीन सीक्वेंस ABCDE, ये जीन की सीक्वेंस दी है, उसने खुद लिख दिया है, गिवन द जीन सीक्वेंस।
क्लियर है, ये दे दिए। तो क्रॉसिंग ओवर शुड अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली बिटवीन, किन किन के बीच में मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्रॉसिंग ओवर होके जाएगा। तो वही आप क्रोमोजोम पे बना लो जस्ट। क्लियर है, ये सीक्वेंस दे दिया उसने, क्या ए बी सी डी एंड ई। अब देखो, क्या मैंने आपको एक बात बताई थी कि लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा बताओ, कम, और रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, कम। अगर लिंकेज कम है तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा बताओ, ज्यादा, और रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है, यही तो अपने को देखना है। ये क्या लिखा था मैंने, लिंकेज। क्लियर है, तो ये देखो, इसी पे अपना ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बहुत इजीली। देखो ये दोनों बहुत पास पास हैं तो लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। तो सबसे ज्यादा दूर कौन है, ये दोनों, तो इनके बीच में लिंकेज क्या होगी, सबसे कम होगी, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, ज्यादा होगा। एज कंपेयर टू इन दोनों के, इन दोनों के और इन दोनों के बीच में तो सबसे कम ही होगा। आ रहा है समझ में। तो ये देखो, मैं सिर्फ एक के साथ ही बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन पे जाओ, सिर्फ एक के साथ ही सब जीनों का कंपैरिजन करके वो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो कंपैरिजन देखेंगे तो इसके बीच में सबसे ज्यादा क्या है, डिस्टेंस है, तो लिंकेज क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम लिंकेज तो क्रॉसिंग ओवर, सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू डी सी एंड बी। क्लियर है, तो सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछ रहा है वो, किन किन के बीच में होगी, ए एंड बी, एज कंपेयर टू डी सी एंड बी। क्यों, क्योंकि ये तो पास होते जा रहे हैं, पास होते हैं तो लिंकेज बढ़ती है, लिंकेज बढ़ती है तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन पेपर जूलॉजी का था। क्लियर है, राजस्थान में जो कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर का जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें जेनेटिक्स के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। लास्ट टाइम जेनेटिक्स सेकंड पेपर में थी। क्लियर है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अभी सभी क्वेश्चन डिस्कस इस वीडियो में नहीं हुए हैं, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को और डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो या पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो लगे कि और दोस्तों को शेयर कर देना चाहिए, या अपने जूनियर या आपसे जो भी सजेशन मांगता है कि भाई मेरे को बताओ कहाँ से मैं ये चीज़ या ये टॉपिक मैं तैयार करूं, तो आप शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां पर डिस्कशन भी चलता है। उसके अलावा आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एडवांस बायो क्लासेस के नाम से होगा, उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सभी जगह अवेलेबल है, आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। क्लियर है सभी को, और उसके साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।